दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप जो कि G7 में है वहाँ पे निकल गए हैं। ये आप ये समझें कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को G7 बुलाया जाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं हमें ये जरूर बताती है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी, खास तौर पे इकोनॉमी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर भारत को जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री का स्टेटस मिल चुका है। चाहे वो किसी फोरम का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन उनको इनविटेशन आता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसका इंडिया हिस्सा है। सो जितनी भी ग्लोबल एक आउटरीच है या ग्लोबल एक कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट कनेक्शन। है कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस तरह के कोई इनविटेशंस नहीं आते। कि इंडिया जो है वो जिस तरह G7 के अंदर अपने फुटप्रिंट जो है वो गाड़ चुका हुआ है। मिस्टर मोदी जी जो हैं उनके पहले भी इटली में सब लोग जानते हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके साथ भी अक्सर ही उनकी पिक्चर्स वगैरह जो हैं या फोटोज जो हैं वो हम सोशल मीडिया पर देखा करते हैं। दरअसल सच्ची बात मैं देखूं, अगर इसमें इसको अगर एनालाइज किया जाए तो G7 का इंडिया के बगैर अब गुजारा ही नहीं है। G7 का इंडिया के बगैर कोई गुजारा नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इटली पहुंचे हुए हैं। हालांकि भारत G7 का मेंबर नहीं है, फिर भी भारत को इनवाइट किया गया है, जिसको लेके पाकिस्तान को तगड़ी मिर्ची लगी हुई है कि भारत G7 का मेंबर नहीं है, फिर भी उसे इन्वाइट क्यों किया गया है। इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर बात होगी। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। और कहा यह जा रहा है कि जी मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है, जो कि उनके थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, यानी कि प्राइम प्राइम मिनिस्टर मोदी 3.0। जी हाँ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है जो उन्होंने इटली के लिए किया है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि G7 समिट में वो हिस्सा लेंगे, लेकिन भारत G7 का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, भारत के जो हिस्सा है, यानी कि सॉरी, जो G7 समिट का हिस्सा है, जो ये कंट्रीज है जिनके आपको हेड ऑफ स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, ये लोग G7 का हिस्सा है। लेकिन भारत को फिर भी, क्योंकि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्री है, भारत में कई दूसरी चीजें जिसमें G7 को छोड़ दीजिए, अगर जो G20 SCO की मीटिंग्स और कई दूसरी चीजें हो रही हैं, तो इस वजह से भारत की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, जिस वजह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है। कि इंडिया जो है वो जिस तरह G7 के अंदर अपने फुटप्रिंट जो है वो गाड़ चुका हुआ है। दरअसल सच्ची बात मैं देखूं, अगर इसमें इसको अगर एनालाइज किया जाए तो G7 का इंडिया के बगैर अब गुजारा ही नहीं है। G7 का इंडिया के बगैर कोई गुजारा नहीं है। ठीक है जी। और G7 को इस चीज़ का पता है, G7 इन चीज़ों को जानता है, G7 इन चीज़ों को देख रहा है कि भाई साहब, एक तरफ आप ये समझें कि नरेंद्र मोदी के साथ इंगेज करना है, एक तरफ अगर आप ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ इंगेज करना है, तो वो कैसे इंगेज करना है? तो वो समझते हैं कि इंडिया को बड़े प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनाया जाए। जितना ज़्यादा हम इंडिया को बड़े प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनाएंगे, उतना ज़्यादा हम लॉन्ग टर्म ताल्लुक इंडिया के साथ डेवलप कर सकते हैं। कई लोगों का तो कहना यह है ना कि क्या करना है, क्यों इंडिया चाहता है इस तरह, क्यों यूरोप चाहता है? भाई, यूरोप और अमेरिका को समझ है कि उस खित्ते के अंदर अगर डेमोक्रेसी के हवाले से देखा जाए, तो अगर आपको याद होगा कि मगरब ये कहता है कि इंडिया इज़ आर फेलो डेमोक्रेसी, वन पॉइंट। फिर वो कहते हैं जी इंडिया के साथ तो हमारे जो हैं वो कल्चरल ताल्लुकात हैं, कोई कहता है हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। असल में मसला क्या है? असल में मसला ये है, सबको पता है कि इंडिया के पास अब पैसे हैं, इंडिया की इकोनॉमी तगड़ी हो गई है, इंडिया के साथ पास बिजनेस मिलेगा, कंज्यूमर मार्केट है। वो जाते हैं, वो इटली के हेलीकॉप्टर खरीदते हैं इंडियंस, फ्रांस जाते हैं राफेल खरीदते हैं, अमेरिका जाते हैं ड्रोन खरीदते हैं। तो सारे के सारे जो ममालिक हैं, उनको तो इस चीज़ का पता है कि दैट्स हाउ वी हैव टू गेट अ सपोर्ट ऑफ इंडिया, से मदद लेनी है हमने। एंड देन सबसे बड़ी बात, जो जारी बात है एक आम बंदे को नहीं समझ आएगी,
सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इस मोमेंट के ऊपर इंडिया एक तरफ से एक एज ए शील्ड खड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट वेस्ट थिंग। और वो शील्ड ये है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो इंटरेस्ट हैं वो कैसे प्रोटेक्ट करने हैं। और इंडिया कहता है जी हम डेमोक्रेसी, हम अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ हैं, हम जो चाइना की बात है उसके, वो चाइना के खिलाफ हैं, सो हम तो वो अथॉरिटेरियनिज्म के साथ मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इंडिया सेज। ये चीजें अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि जो क्या उसे बोलते हैं, थिंग्स कैसे चलेंगे। अब डॉक्टर जयशंकर जो है वो 24 घंटे उनको गाइड कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है जी। और जब गाइड और एडवाइस करेंगे तो नरेंद्र मोदी के पास बड़ी चॉइसेस हैं, बड़ी तगड़ी किस्म की चॉइसेस हैं। और ये गो के बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब वो होना दरअसल ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट है, द फॉरेन पॉलिसी। नो नो नो, व्हेन इट कम्स टू द फॉरेन पॉलिसी, वो नरेंद्र मोदी की जो कोर फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज है उसको तब्दील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, तमाम खित्ते के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे नरेंद्र मोदी डिसाइड करेंगे। भारत जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद भारत को बुलाया जाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं हमें ये जरूर बताती है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी, खास तौर पे इकोनॉमी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर भारत को जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री का स्टेटस मिल चुका है। चाहे वो किसी फोरम का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन उनको इनविटेशन आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस तरह के कोई इनविटेशंस नहीं आते। दोस्तों, भारत की अब पोजीशन वो है कि अगर भारत किसी चीज़ का मेंबर हो या ना हो, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि भारत की जो जीडीपी जो है वो सबसे तेज़ी से बढ़ रही है और भारत जो है सबसे बड़ी मार्केट है। बाकी सब जगह पर रिसेशन के चांस है, लेकिन भारत में रिसेशन के चांस नहीं है। तो सारी दुनिया जो है भारत की तरफ देख रही है। तो भारत अगर किसी चीज़ का मेंबर है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत को इग्नोर करके कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहता है। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।